अजय जुगरान पेशे से वकील लेकिन हृदय से कवि और कहानीकार हैं। वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी दूध में शक्कर की तरह, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। देवेन हमेशा से एक ऐसी प्रतिभाशाली, सुंदर और लंबी पत्नी चाहता था जिसकी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे रेशमी बाल हों। सीमा के पास ये सब था। वो छुटपन से ही एक गायिका और चित्रकार और एक प्रशिक्षित रसोइया और नर्तकी थी। 5 फीट 6 इंच लंबी, बहुत सुंदर चमकती आँखों और लंबे रेशमी बालों के साथ जो खुले में उसकी पीठ के निचले हिस्से तक लहर लहर इठलाते थे। सीमा किसी अच्छे दिखने वाले, रचनात्मक और सफल व्यक्ति को पति रूप में चाहती थी। देवेन इससे भी अधिक था। कुछ किताबों का पुरस्कार विजेता लेखक, संवेदनशील आंखों और घने मुलायम बालों के साथ स्वस्थ और लंबा। उसका व्यक्तित्व और कृतित्व पूरी तरह से पर्दे की कई कॉल और सीटियों के योग्य था, जो उसे अपनी किताबों के कार्यक्रमों में मिलती रहती थीं। उसकी भाभी ने उसे एक शादी में आमंत्रित कर उसका सीमा से परिचय कराया। शादी के माहौल में उन्होंने एक दूसरे को आंखों में निहारा, रुचिकर मीठी मीठी बातें की और परिवार दोस्तों के कहे 1 महीने के भीतर ही शादी भी कर ली। जैसे ही वे नैनीताल में अपने हनीमून के पहले दिन झील और घाटी का झिलमिलाता नज़ारा दिखाते अपने होटल के कमरे में दाखिल हुए, देवेन ने उनके बैग उठा लाए वेटर को 100 रुपये की टिप दे रुखसत किया और दरवाज़ा बंद कर सीमा को अपनी बाहों में ले लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वो देवेन के पहले अनिश्चित चुंबन पर हंसती रही और फिर कालीन पर एक बच्चे सा लोटपोट इतना और हंसी कि देवेन अपना असमंजस छोड़ उसकी लोटपोट में शामिल हो गया। देवेन को क्या पता था कि यही बच्चा अल्मोड़ा और देहरादून में अगले कुछ हफ्तों में निजी और सामाजिक परिस्थितियों में बार बार अपने खेल दिखाएगा और उसके आंसुओं, जिद और नखरों से निपटता उसके धैर्य की परीक्षा लेगा। दूसरी ओर वो बच्चा अपने मेज़बान सीमा के व्यक्तित्व में बिना किसी याद, पछतावे या भूमिका के परिलक्षित होता रहता। इसके साथ ही सीमा 2-4 अलग अलग फ्रेम के छोटे हैंड हेल्ड आईने अपने बैग में लिए चलती और अक्सर लोगों और परिवेश से अलग हो खुद को निहारते उनमें से किसी एक के पीछे छिप जाती। वो अकारण तारीफ़ों और उपहारों की कटु आलोचना करती और लगभग हमेशा दूसरों की परेशानी, दर्द और पीड़ा के प्रति सुन्न रहती। सीमा के ऐसे विचित्र व्यवहार से देवेन अपने दिल और दिमाग को अलग करते हुए सींगों को सीने में घुपा महसूस करने लगा। सीमा उसकी भाभी की दूर की रिश्तेदार और अच्छे परिवार से थी। उसने सोचा कि उसका व्यवहार सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसके दोस्तों ने जल्द ही उसे बताया कि ऐसा नहीं होगा। फिर जब उसने सोचा कि उसके दोस्तों का संदेह ठीक नहीं था, तो उसके परिवारजनों ने उसे अन्यथा सुझाया। उधर दवाओं को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सीमा ने जो नुस्खे अपलोड किए वे सभी देवेन के लिए तो ग्रीक और लैटिन थे, लेकिन उसके मनोचिकित्सक डॉक्टर सहपाठी के लिए नहीं। सीमा का व्यवहार दवाओं के असर में थोड़ा सुस्त किंतु काफ़ी ठीक रहता, लेकिन उसके दैनिक जीवन में अनुशासन के घोर अभाव के चलते दवाएं अक्सर डिब्बों में ही सोती रहीं और बात खुलकर बिगड़ती चली गई। सीमा पर किसी भी चर्चा में भाभी ने भाग नहीं लिया और अपने लिए एक मुमकिन खंडन की स्थिति को बनाए रखा। हालांकि अभी तक किसी ने भी उसे सीमा के चुनाव या व्यवहार के लिए दोष नहीं दिया था। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां वे सीमा के पिता के घर एक समारोह के लिए रुके। अगले ही दिन सुबह उन्हें एक साथ मुंबई की यात्रा करने के लिए बुक किया गया था, जहां देवेन को संपादक के रूप में भारत के सबसे बड़ी प्रकाशन कंपनी में शामिल होना था। लेकिन सीमा अपनी माँ के कानों में कुछ फुसफुसाई और उसने जो कुछ भी कहा उसे उसकी माँ ने आसानी से मान उसे दिल्ली रोक लिया। देवेन ने सोचा कि शायद सीमा ने अपनी माँ को उनके फ्लॉप हनीमून के बारे में बताया होगा। उसे ये भी लगा कि इस स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए उसे सीमा से दूरी की आवश्यकता थी, सो उसने अपनी मुंबई यात्रा स्थगित नहीं की। जब वो देर सुबह मुंबई उतरा तो उसने देखा कि उसकी नई नियोक्ता कंपनी के एडमिन मैनेजर राकेश कुमार
एक हट्टे कट्टे आदमी और एचआर मैनेजर फरजाना गांधी, एक दुबली पतली युवा महिला, 2 सफ़ेद और बैंगनी लिली के गुलदस्ते पकड़ वेलकम मिसेस एंड मिस्टर चौहान की तख्ती लिए एक वर्दीधारी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब उन्होंने देवेन को अकेले आया देखा तो वे उसे 2 गुलदस्ते देने में झिझके और उन्होंने उसे एक ही गुलदस्ता दिया। देवेन ने उनकी आंखों से आंखें मिला उन दोनों को पहला नाम लेकर उनसे हाथ मिलाया और 2 बार धन्यवाद कहा। फिर उसे एक चमकदार काली मर्सिडीज़ कार में ले जाया गया। वो कार के अंदर बैठा तो राकेश और फरजाना ने जल्दी ही बाहर को चर्चा की और फिर राकेश ने आगे की सीट ली और फरजाना अपनी गोद में गुलदस्ते के साथ देवेन के दाहिने हाथ वाली सीट पर बैठ गई। अपनी पत्नी की अनपेक्षित अनुपस्थिति के चलते छाई असहजता को कम करने के लिए देवेन ने कहा, सीमा नहीं आ सकी क्योंकि वो फ्लू से पीड़ित है। ओह, उन्हें दिल्ली की ठंड में फ्लू पकड़ गया होगा। गॉड विलिंग वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और इस शनिवार को आपकी वेलकम पार्टी में शामिल होंगी। फरजाना ने सीमा के कल के ही निर्देशों को याद करते हुए कहा। सीमा ने बताया था कि हवाई अड्डे पर सफ़ेद और बैंगनी लिली के गुलदस्तों के साथ उनका स्वागत किया जाए और उनके फ्लैट को कैसे सजाया जाए। वो चाहती थी कि मुख्य दरवाजे और रहने और खाने के कमरों में सफ़ेद पीले फूल, बिस्तर पर लाल पीले गुलाबों की पंखुड़ियाँ, बिस्तर के किनारे रंग बिरंगे ऑर्किड्स के छोटे गुलदस्तों के साथ डार्क चॉकलेट और बाथरूम में चंदन की अगरबत्ती होनी चाहिए। फरजाना को उसकी ये बातें अपने तलाक का केस लड़ते पति साइरस गांधी की तरह लगीं, वैसी जैसी वो शादी से पहले और हनीमून में उसे रिझाने के लिए करता था। इतनी जल्दी पार्टी? नहीं, सीमा एक अंतर्मुखी महिला है, शर्मीली, तो हो सकता है वो ना आ पाए और यहाँ मुझे भी सेटल होने के लिए कुछ समय चाहिए। देवेन ने एक अनिश्चित इनकार में कहा। फरजाना ने गौर किया कि कैसे देवेन ने सीमा को एक महिला के रूप में संदर्भित किया, लेकिन फिर खुद से ही कहा कि वो इस बात में कुछ ज़्यादा न पड़े। राकेश ने अपना सिर पीछे कर कर कहा, चिंता मत करो फरजाना, मैं अपनी टीम को पार्टी कैंसिल करने को कह दूंगा। वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है, जैसे ही हम देवेन को ड्रॉप करेंगे तुम घर चली जाना। चलो देवेन को कुछ देर आराम से सेटल होने देते हैं। राकेश की इस बात पर देवेन ने फरजाना के चेहरे की बेचैनी को पढ़ा। फरजाना याद कर रही थी कि कैसे बीती कल दोपहरी सीमा ने उस पार्टी के लिए खुशी के साथ अन्य जापानी व्यंजन अपने खाने के लिए चुने थे और उसे सारे खट्टे मीठे नमकीन स्नैक्स चखकर ही उन्हें ओके करने को कहा था। और अब 24 घंटों के भीतर वो मुंबई नहीं आई और देवेन उसे अंतर्मुखी और शर्मीली कह अपनी परेशानी छिपा रहा था। एक आत्ममुग्ध मनोरोगी व्यक्ति के साथ 2 साल रहने के अपने कटु अनुभव से वो जानती थी कि यहाँ कुछ तो गलत था, लेकिन देवेन के शब्द सुनकर वो फिर थोड़ा सहज हो गई। नहीं नहीं, कुछ भी कैंसिल ना करें, पार्टी होने दो। रिलैक्स्ड माहौल में बॉस लोगों और टीम से मिलना अच्छा रहेगा। इस पर फरजाना चुपचाप मुस्कुराई और राकेश ने, बहुत अच्छा, हम मस्त पार्टी करेंगे झुंझुनवाला की यॉट पर, कहकर अपनी सहमति व्यक्त की। एक संक्षिप्त विराम के बाद फरजाना ने साहस जुटा अपने हाथों में देवेन की किताब दूध में शक्कर की तरह ले उससे पूछा, सर क्या आप कृपया मेरे लिए इस किताब पर ऑटोग्राफ करेंगे? फरजाना जी, अगर आप इंग्लैंड की रानी नहीं हैं तो तुम मुझे सिर्फ देवेन बुलाइए और मैं किताब साइन कर दूंगा। वैसे मैं अंग्रेज रानी से भी कुछ नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। देवेन ने किताब को अपने हाथों में लेते हुए कहा। प्लीज़ सर, देवेन, फरजाना ने विनम्र आग्रह कर कहा और इधर वर्ली की साइनेस को उसकी आंखों ने पकड़ा। मुझे आपकी कहानियाँ क्यों बचा रखें प्यार और दस्तूर बिना काम बहुत अच्छी लगी। और वो देवेन से उसकी कहानी बाय बाय सिकंदराबाद की उस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी जो उसके रूबिक क्यूब के दीवाने हीरो को 22-23 साल पहले अपने माँ बाप के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। लेकिन इस बीच देवेन बोल पड़ा, ये लो 1 2 3, लेकिन अभी पेन नहीं मेरे पास, ओ मेरे बूढ़े बाबा। देवेन ने किताब के तीसरे पन्ने पर अपनी तर्जनी चलाते हुए कहा। फरजाना को कई बार किसी और के कहे ठीक ऐसे ही शब्द याद आए,
लेकिन वो एक सुखद संयोग के पक्ष में चुप रह बैग से अपने दिवंगत पिता के शेफर्स पेन को निकालने के लिए झुकी। राकेश, जो चुपचाप इस बातचीत का आनंद ले रहा था, देवेन को अपना रेनॉल्ड्स बॉल पॉइंट पेन देने को पीछे मुड़ा, लेकिन देवेन ने उसको शुक्रिया कहते हुए फरजाना के बढ़े हुए हाथ से पुराने मरून शेफर्स को ले लिया। ये लो, 3, 2, 1 और वाह वाह, तुम हो मेरे पास बूढ़े बाबा, देवेन ने कहा और किताब पर साइन कर फरजाना को वापस देने से पहले उसमें कुछ लिखा। एक बार फिर फरजाना को कई बार किसी और के कहे ठीक ऐसे ही शब्द याद आए, लेकिन वो एक सुखद दोहरे संयोग के पक्ष में चुप रही। राकेश और फरजाना ने देवेन को वर्ली के एमबी लग्जरी अपार्टमेंट्स में छोड़ा, जहां दरबान उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक बार फिर से उनसे हाथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहा। फरजाना उसे सहानुभूतिपूर्ण तरीके से छूना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने देवेन को दूसरा गुलदस्ता थमा दिया। ये आपके लिए है, आपने अपनी छुट्टी के दिन मुझे पिक एंड ड्रॉप किया, शुक्रिया। ये कह देवेन ने थोड़ा झुक कर वो गुलदस्ता उसे वापस सौंप दिया और पहली बार खुलकर मुस्कुराया। जैसे ही फरजाना मेलकम बाग अपने घर जाने के लिए टैक्सी में बैठी, उसने किताब खोल उसमें देवेन का लिखा ये पढ़ा। प्रिय फरजाना, मेरी किताब पसंद करने के लिए धन्यवाद। आपकी नाव हर सागर में बुलंद चले। हमें अपने दूध में शक्कर चाहिए। शुभकामनाएं, देवेन। उसने इन शब्दों को अपनी उंगलियों से बार बार पढ़ा और बहुत खुश हुई। उसे वो लोग अच्छे लगते थे जिन्हें भारत में पारसियों का दूध में शक्कर की तरह मिल जाने वाला वादा पता होता था, और फिर देवेन तो उसका पसंदीदा कहानीकार भी था। घर पहुंच फरजाना ने अपनी बाई सोनिया का बनाया धान साग थोड़ा सा खाया और देवेन की किताब पढ़ते पढ़ते 1 घंटे के लिए सो गई। फिर उठ तैयार हो वो अपने सबसे छोटे चचेरे भाई के नवजोत समारोह में मदद करने के लिए ठाड़े अगियारी की अपनी यात्रा पर सोचती रही कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि देवेन उसके बारे में कुछ और अधिक जानता है। वो सिर्फ 28 की थी, वो लगभग 33 का था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि फरजाना कभी भी सालार जंग म्यूज़ियम के क्यूरेटर के उस बिन माँ के बेटे को पहचान सकती, जिसे उसके तब निस्संतान माता पिता ने, जब वे दोनों ने अपने जीवन के क्रमशः तीसरे और चौथे दशक में थे, उसके चमत्कारी जन्म से पहले गोद लेना चाहा था। उसके माँ बाप सिकंदराबाद अंजुमन के बहुत प्रिय कहानीकार युगल वापसी और डरायस दारूवाला थे। शनिवार की शाम देवेन की वेलकम पार्टी बड़ी सफल रही, लेकिन उसके दौरान न देवेन और न ही फरजाना को एक दूसरे से मिल बात करने का अवसर मिला। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जो संयोग पर सुहागा था। देवेन ने सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद फरजाना को बुलाया और उसे उसके पिता का वो पुराना शेफर्स वापस दिया जिसे वो कार में भूल गई थी। इस पर फरजाना ने देवेन से कहा, मुझे खुशी होगी जो आप हमारी और कहानियाँ लिखने के लिए इस पेन को अपने पास रख लें। देवेन बोला, शुक्रिया, लेकिन मैं तो अपने आईफोन और आईपैड नोट्स पर लिखता हूँ। फिर अपनी अगली किताबों पर ऑटोग्राफ करने के लिए, फरजाना ने कहा। देवेन बोला, उसके लिए तुम्हें मुझे और कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। ठीक है, पक्का। चलिए इस शुक्रवार शाम कॉफ़ी या शनिवार लंच पर मिलें, फरजाना ने पेन देवेन के खुले हाथों में रखते हुए कहा। देवेन पेन संभालते हुए बोला, ज़रूर, इस शुक्रवार को तुम्हारी कॉफ़ी और टॉफ़ी दोनों मुझ पर। और फिर उसने अपनी सांस के नीचे जोड़ा, लेकिन शनिवार को तो मैं खोजूंगा दोराब एरुल्जी और खाऊंगा अपनी बनाई पतरानी मच्छी। फरजाना ने यह सुना तो उछल पड़ी, आप दोराब अंकल को जानते हैं, कैसे? देवेन बोला, हाँ जानता हूँ, पता नहीं उन्हें याद हो ना हो। मेरा मतलब है, मैं बस 9-10 साल का था जब वो सिकंदराबाद में मेरे पिता और मेरे प्रिय दारूवाला अंकल के दोस्त थे। डराइस दारूवाला? फरजाना ने पूछा। देवेन बोला, हाँ, डराइस दारूवाला। क्या तुम उन्हें जानती हो? उत्तर में फरजाना ने मुस्कुराकर कहा, शायद। शुक्रवार कॉफ़ी पर बताऊंगी। और इस तरह उस शुक्रवार की कॉफ़ी पर देवेन ने फरजाना को बताया कि कैसे उसकी किताब दूध में शक्कर की तरह की ज़्यादातर कहानियाँ उसने अपने पिता और उनके स्कूल कॉलेज क्लब के दोस्तों से सुनी थीं।
कभी कुर्सी मेज़ों के नीचे ऊपर बैठ, कभी पर्दों के पीछे घूम, तो कभी बड़ी अलमारियों में छिपकर। और कैसे वो एक रूबिक क्यूब दीवाना था, लेकिन उससे बचपन में क्यूब बनाते बनाते जो भी सुना वो उसे अभी भी शब्दशाह ध्वनिशाह दोहरा सकता था। नतीजतन वो बातें जो उसने अपने पिता और उनके दोस्तों से उनके धनसाग, बियर और कई अंडों के व्यंजनों का आनंद लेते हुए सुनी, वो अब उसके अंतर्मन से कहानी बन निकल रही थीं। जब 5वीं या 6ठी बार देवेन ने इन बातों में दारू वाला अंकल आंटी का नाम बड़े प्यार और आदर से लिया, तो फरजाना ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, देवेन, मैं तुम्हारे दारू वाला अंकल आंटी की बेटी हूँ। और कुछ पल उनकी साझा यादें नमी बन उनकी आंखों में नमूदार हुईं। फिर धीरे धीरे वो नमी एक झील बन गई और वो दोनों एक नाव में बैठ उसे साझा जीवन के नवरोज़ की तरफ खेने लगे। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान जी की लिखी हुई कहानी दूध में शक्कर की तरह। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।